Good day to all friends. This is part second of paper analysis 2019. Paper code is S2. In part first we discuss chapter wise question analysis of NEET 2019 paper code S2. This is the second session of the paper analysis, and today we discuss the unit number 4th and 5th of class 11th biology. Previously we discussed that the 1, 4 and 1, 4, 3 and 2 टोटल 10 क्वेश्चन किसमें से पूछे गए थे चैप्टर यूनिट नंबर 1 दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद में टोटल 10 क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट में से पूछे गए थे। सेकंड यूनिट में से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो टोटल 7 थे। थर्ड यूनिट में से जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे वो 12 थे। तो ये अपन ने डिस्कस किया था फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो चैप्टर वाइज एनालिसिस भी आप देख रहे हो, चैप्टर वाइज एनालिसिस भी इसमें डिस्कस किया गया था। आज अपन डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अगर हम देखें तो केवल 3 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे गए थे S2 पेपर के अंदर, ओनली 3 नंबर। जबकि ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो टोटल 14 नंबर के क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में से जो दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 14 नंबर नहीं कहेंगे हम, 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि नंबर तो आपको पता है एक क्वेश्चन का नंबर 4 होते हैं, तो टोटल उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन के नंबर है, इसके अकॉर्डिंगली आप पता कर सकते हो कि 90 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी के थे और टोटल 11th बायोलॉजी में से 46 क्वेश्चन थे। टोटल 11th बायोलॉजी में से कितने क्वेश्चन थे? 46। सो डिस्कस करते हैं यूनिट 4 के किस चैप्टर में से क्वेश्चन आया था। तो आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में से कोई क्वेश्चन नहीं था, मिनरल न्यूट्रिशन में से कोई क्वेश्चन नहीं था, फोटोसिंथेसिस में कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन रेस्पिरेशन इन प्लांट में से एक क्वेश्चन था, प्लांट ग्रोथ में से 2 क्वेश्चन थे। कौन कौन से क्वेश्चन थे वो डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर हम देखें प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पहले 3 चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था S2 कोड के अंदर, लेकिन रेस्पिरेशन इन प्लांट के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, द फर्स्ट रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय। Okay, the first reversible reaction is the first step in which glucose is converted into what? Glucose is converted into glucose 6-phosphate, and the name of enzyme is for this reaction is hexokinase. So the right answer is what? Hexokinase. Now second question, from plant growth and development it takes very long time for pineapple plant to produce flower. Which combination of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield? Option A, gibberellin and abscisic acid. Option B, cytokinin and abscisic acid. Option C, auxin and ethylene. And option 4 is what? It is gibberellin and cytokinin. So exact answer is auxin and ethylene. Why? Because it takes very long time for pineapple plant to produce flower. Which combination of hormone can be applied for artificially induced flowering in pineapple plant throughout the year to increase yield? Then the answer is auxin and second is ethylene. Auxin and ethylene. These 2 hormones support the flowering in pineapple. Now question number 3. What is the site of perception of photoperiod necessary for induction of flowering plants? Then the right answer is leaves, क्योंकि leaves के अंदर ही परसेप्शंस होता है उसका। तो राइट आंसर क्या है इसका? हुआ leaves। सो ये क्वेश्चन से बहुत इजी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन NCERT से हैं, ये भी ध्यान रखें आप, NCERT ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें। नेक्स्ट ले लेते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एनिमल फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन क्रिप्स ऑफ लैवेरकॉन। तो हमें पता होना चाहिए क्रिप्स ऑफ लैवेरकॉन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, स्मॉल पोर्स जिससे सकस एंटेरिकस रिलीज होके बाहर आता है।
सेकेंड, गिल्सन कैप्सूल लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। और आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज के अंदर और बोनस ग्लैंड ड्यूडोनियम के अंदर। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 1 सेकेंड। सो दिस इज राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज आइडेंटिफाई द सेल whose secretion protect the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. The answer is goblet cell because mucus prevents the action of HCl on the wall of stomach. So right answer is goblet cell because goblet cell secrete mucus. Next chapter is breathing and exchange of gases. The first question of this chapter is respiratory content value for tripalmitin is, we know that tripalmitin is fat and fat RQ is always less than 1 and right answer is 0.7. Option 4 is the correct answer. Now the question number 7, tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete 500 and 1000 respectively. What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है इसमें तीनों को जोड़ा जाएगा। तो टोटल आंसर आप देखेंगे तो 27 टोटल आंसर देखेंगे तो इसके अंदर कितना आना चाहिए। तो आप एक बार देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml, ठीक है। रेस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को मिक्स किया जाता है तो उसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड 1500 राइट हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन था वो क्या है, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल at the end of diastole is 100 ml, at the ventricular systole is 50 ml. ओके, तो इसके अंदर सिंपल सा जो मीनिंग रहता है कि कार्डियक आउटपुट कितना होगा। तो टोटल कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू द ब्लड पंप बाय 1 बीट इनटू बीट्स पर मिनट। तो बाय 1 बीट कितना होगा वो इसमें दिया हुआ है, दैट इज 50/100। तो कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू, कार्डियक आउटपुट की वैल्यू हो गई इक्वल्स टू 50/100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50/100 जो है ओके, ठीक है, ये भी ठीक है। चलो, तो इसके अंदर देखिए क्या रहता है एक्चुअली कि यहाँ पे ये 50/100 करेंगे तो 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2। ऑब्वियसली 50/100 कितना होगा? 1/2 होगा। ओके, अब इसके अंदर हम बात करें कि ये किस तरीके से रहेगा, कैसे इसको अब आप कैलकुलेट करोगे। बीट्स पर मिनट है, ये बीट्स पर मिनट। तो इसके अंदर आप मल्टीप्लाई इसको पर मिनट में कितना रहता है, 72 रहता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक तरह की कैलकुलेशन बनती है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर आता है वो आपका क्या आएगा वो आपको डिस्कस कर लेते हैं। 5 लीटर हो गया तो आप इसमें कार्डियक आउटपुट की वैल्यू कितनी हो गई? 5, ठीक है। अब इसको जब आप 100/50 लेके चलोगे, ठीक है, तो 50/100 वो उल्टा कर दिया हमने, 50/100 लेके चलोगे तो ये अल्टीमेटली यहाँ आके 100 यहाँ आके ये क्या हो जाएगा, 50/100 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से कट करेंगे आप इसको तो ये बिल्कुल कट होके इसकी वैल्यू निकल सकती है। वापस डिस्कस कर लेते हैं, वापस इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं अपन किस तरीके से ये आएगा। तो इस तरीके से देखिए, इसको अपन ये हो गया 100/50, ठीक है। यहां ले लेते हैं इंटू 5, तो 5 से 5 कट हो गया, कितना आ गया 10। अब बात आती है कि 10 के बाद में ये पर मिनट किस तरीके से इंक्रीज होगा वो अपन को देखना है। तो यहाँ पे 5 लीटर दिया हुआ है, क्या देखा है
5 लीटर, और ये क्या दे रखा है 100 और ml और 50 ml दे रखा है, तो इसको भी आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप ध्यान दें कि इसको 100 ml में लीटर कितना होगा, 50 ml में लीटर के इसको करोगे तो डायरेक्ट आंसर आपका जो आ जाएगा वो 100 बीट्स पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 से 5 कट हो जाएगा और इसको लीटर में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू अपने आप ही इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर निकाला जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से था। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। पी वेव जो है वो कहां से बिलोंग करेगा, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया। उसके बाद में क्यूआरएस वेव, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। उसके बाद में टी वेव, रीपोलराइजेशन, ये हो जाएगा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टी वेव, तो रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टी वेव का मतलब हो जाएगा रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, रीपोलराइजेशन ऑफ कोरोनरी इस्चीमिया, एक डिजीज हो जाएगी ये, अगर टी वेव की एक प्रकार की डिजीज को बताता है तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट। तो इसका जो मैच करेगा वो करेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो देखते हैं इस तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं। आप एनसीईआरटी को अगर ठीक ढंग से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप काफी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं इसी चैप्टर से, विच नेक्स्ट चैप्टर से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। द राइट आंसर इज मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिडियम इन द किडनी। दिस इज द राइट ऑप्शन। मेंटरी ऑस्मोलिटी जो है इनर मेडुलरी इंटरस्टिडियम में जब होगा, मेंटेन रहेगा, तो अपने आप जो है वो यूरिन को कंसंट्रेट करेगा। नेक्स्ट ले लेते हैं इसी चैप्टर से, यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन। तो ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। सी क्या है, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंड डी रिडक्शन इन आरबीसी प्रोडक्शन। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि हीमोडायलिसिस होने से नाइट्रोजन वेस्ट बिल्डअप नहीं होता है और नॉन एलिमिनेशन एक्सिस पोटेशियम आयन भी नहीं होता है। तो सी और डी जो है वो इसका राइट आंसर है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से क्वेश्चन ले लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, ईच रिब इज फ्लैट, थिन बोन एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द thoracic vertebrae एंड वेंट्रली टू द sternum। तो ईच रिब्स आर फ्लैट, थिन बोन एंड फ्लैट नहीं होती है, थोड़ी सी कर्व होती है, इसलिए ये ऑप्शन राइट नहीं है। There are 7 pair of vertebro-sternal, 3 pair of vertebro-chondral and 2 pair of vertebral ribs। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 8, 9, 10 are articulated directly with the sternum. No, they are articulated with the 7 vertebrae. So this is not a right option. Next, 11th and 12th pair of ribs are connected to the sternum with the help of hyaline cartilage. No, they are free in the ventral region. That's why they are called vertebral ribs, because they are only connected with the vertebral columns. So right option is the second. Next question 13, which of the following muscular disorder is inherited? Right answer is muscular dystrophy. This is regulated by the autosome chromosome and it is autosome dominant disorder. नेक्स्ट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ले लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन? डायरेक्ट आंसर इज हाइपोथैलेमस। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन आया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ही, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, कॉर्निया इज कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर विच इज हाईली वेस्कुलराइज्ड। नो, कॉर्निया में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, वेस्कुलराइज नहीं होता, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Cornea consists of dense matrix of collagen and is the most sensitive portion of the eye। तो इसके हम अंदर ले सकते हैं कि फाइबर कोलेजन वगैरह का तो नहीं रहता है, गलत है ये भी। नेक्स्ट, कॉर्निया इज एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव प्रोटीनियस कवरिंग ऑफ द आईबॉल, ये बिल्कुल सही है। कॉर्निया नेक्स्ट फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इलास्टिन। नो, इलास्टिन और कोलेजन का नहीं बना होता है, केवल प्रोटीनियस का बना होता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल राइट है।
केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन लास्ट चैप्टर जो है, इसमें से भी 2 चैप्टर आए थे। स्टूडेंट्स, अगर आप कोई वीडियो अच्छा लग रहा है, क्योंकि चैप्टर वाइज एनालिसिस बताया जा रहा है किस चैप्टर से किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, जिससे आप 2020 में होने वाले नीट की प्रिपरेशन बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। सो इसमें क्या क्वेश्चन था, हाउ डज स्टीरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी। So first, activating cyclic AMP located on the cell membrane using aquaporin channel as second messenger, no. Changing the permeability of the cell membrane, no. Binding to DNA, yes, क्योंकि स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड प्रोटीन डायरेक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जाके डीएनए से बाइंड होके जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये आपका 4th ऑप्शन राइट हो गया। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर हम डिस्कस कर लेते हैं। मेज द फॉलोइंग हार्मोन विद द रेस्पेक्टिव डिजीज। इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस होता है, 1 पे 5th होना चाहिए, 1 पे 5th आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। बी पे 2nd थायरॉक्सिन जो है, बी पे बी पे 4th आ रहा है, गॉइटर होता है थायरोक्सिन, कॉर्टिकॉइड के कारण फर्स्ट एडिशन डिजीज होती है, और ग्रोथ हार्मोन एक्रोमेगेली 3rd आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। सो ये बिल्कुल इजी डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा अब किस किस टॉपिक में से क्या कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से पेपर बनता है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से पेपर बनता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी को स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से करिए, तो आपका 2020 का पेपर बायो का बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप 360 में से 360 ला सकते हैं। अगर 12th का भी पेपर एनालिसिस देखना चाहते हैं आप मेरा, कि 12th के सिलेबस में से कौन से क्वेश्चन आए थे, 12th को भी मैं 2 पार्ट में लूंगा, पार्ट नंबर 3rd और पार्ट नंबर 4th। आप वो भी देखना चाहते हैं तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर के नोटिफिकेशन भी मिल सके। सो गुड डे टू ऑल स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।